हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन क्लास को हमने प्रारंभ किया था और पिछले वीडियो तक हमने जो है भारत के तटीय राज्यों के बारे में देखा था। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा था कि भारत के तट पर टोटल राज्यों की संख्या कितनी है। तो ये थी कितनी, 9। और इसमें आपको हमने बताया था कि ये जो गुजरात वाला पार्ट है और ये पश्चिम बंगाल वाला पार्ट है, ये भारत के जलीय भाग को भी टच करते हैं और साथ ही साथ किसी दूसरे देश के साथ बाउंड्री भी बनाते हैं। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि भारत में गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जो कि वाटर बॉडी को भी टच करते हैं और किसी दूसरे देश के साथ बाउंड्री भी बनाते हैं। तो वैसे राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत में केवल जलीय भाग को संपर्क करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 7। ठीक है ना, आपको आपने ये बताया था। तो आइए इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि भारत में तटीय लंबाई के आधार पर कौन से राज्य आगे हैं। ठीक है ना। तो भारत में तटीय लंबाई का क्रम, देखिए तटीय लंबाई के क्रम की बात करें तो इसमें हमने ना वर्ड यूज़ किया है राज्य और ना यूज़ किया इसमें संघ शासित प्रदेश। तो भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, अगर हम क्रम बनाते हैं तो सबसे पहला आता है अंडमान निकोबार। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। चौथे पर है तमिलनाडु। पांचवे पर है महाराष्ट्र। छठे पर है केरल। इतना तो आपको याद करना ही होगा। सबसे लास्ट में देखेंगे तो सेकंड लास्ट है गोवा और इसके बाद आता है दमन दीव। दमन दीव और दमन दीव के साथ ही शामिल हो गया है ये दादर नगर हवेली। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत के तटीय लंबाई के आधार पर प्रथम स्थान पर कौन है, तो यहाँ पे न तो राज्य की बात किया न तो संघ शासित प्रदेश की बात किया। तो वैसे कंडीशन में हमारा आंसर होगा कौन सा, अंडमान निकोबार। अगर राज्य के बारे में पूछता है कि भारत की सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई किस राज्य की है, तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं हो तो तमिलनाडु। ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत के राज्यों में सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला राज्य, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, तमिलनाडु। ठीक है ना। जहाँ तक इन दोनों की बात है, अगर राज्य में बोलेगा कि भारत के भारतीय राज्यों में सबसे छोटी तट सीमा किसकी है, तो हो जाएगा गोवा। ठीक है ना। और न राज्य की बात करेगा न संघ शासित प्रदेश की बात करेगा, तो वैसे में आंसर हो जाएगा कौन सा, दमन दीव दादर नगर हवेली। ठीक है ना। तो ये तट के लंबाई के आधार पर हमारा क्या है, क्रम है। ठीक है ना। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग आगे देखेंगे भारत के संघ शासित प्रदेश ना, यूनियन टेरिटरी। भारत के संघ शासित प्रदेश, इसकी संख्या कितनी है, टोटल 8 है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, भारत के संघ शासित प्रदेशों में देखेंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका लद्दाख। ठीक है ना। ये वाला पार्ट हो गया आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है। यहाँ पर आपका है कोस्ट पे आपका है दमन गुजरात में, और यहाँ पर आपका दीव, यहीं पर आपका है दादर नगर हवेली। ठीक है ना। ये अरब सागर में जो आइलैंड है इसको बोलते हैं लक्षद्वीप।
और यहाँ पे जो आपका है ये आपका है अंडमान निकोबार, और यहाँ पर आपका है तमिलनाडु में पुदुचेरी। ठीक है ना। तो भारत के संशासित प्रदेशों में देखेंगे तो ऊपर में है लद्दाख, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, उसके बाद दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। ठीक है ना, इतना ही है। तो इसमें दमन दीव और जो दादर नगर हवेली है, इन दोनों को 26 जनवरी 2020 को आपस में मिला दिया गया। पहले दोनों अलग अलग थे, अब दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है ना, मर्ज करके एक रीजन बना दिया गया। और इसकी जो राजधानी है ये दमन है, और यहाँ पे जो लोकसभा सीट है, लोकसभा के 2 सीट है ना। तो दमन दीव और दादर नगर हवेली मिलकर 1 हो गए, तो ये हो गया 1। इसके बाद लक्षद्वीप हो गया 2, पुदुचेरी हो गया 3, अंडमान निकोबार हो गया 4, लद्दाख हो गया 5, और जम्मू कश्मीर हो गया 6। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका है चंडीगढ़, और यहाँ पर है आपका दिल्ली। और आपको बताया था ये कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के ऊपर कितने हो गए, 4, और कर्क रेखा के नीचे कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो कर्क रेखा के ऊपर 4 और कर्क रेखा के नीचे 4। ठीक है ना। अब देखिए, तो ये तो बताया आपको कि दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों मिलकर 26 जनवरी 2020 में दोनों आपस में मिला दिया गया इनको। उनकी राजधानी हो गई दमन, और लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी हो गई, 2। चलिए ये तो क्लियर हो गया। आइए अब देखते हैं आगे। तो देखिए इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए भारत के ये जितने भी संशासित प्रदेश है 8, इसमें से लद्दाख और जम्मू कश्मीर ही 2 ऐसे हैं जो किसी दूसरे देश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है ना। इसमें लद्दाख बनाता है किसके साथ, चीन के साथ भी बनाता है, ऊपर अफगानिस्तान के साथ भी बनाता है, और यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी बनाता है। तो ये 3 देशों के साथ बाउंड्री बना रहा है। जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये केवल किसके साथ बना रहा है, पाकिस्तान के साथ। ठीक है ना, ये तो क्लियर है। अब देखिए भारत के संशासित प्रदेशों में जो ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ये दोनों ही वाटर बॉडी में है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी है, और ये लक्षद्वीप जो है अरब सागर है। और अंडमान निकोबार जो है भारत के मेन लैंड से 220 किलोमीटर दूर है, और जबकि लक्षद्वीप में जो है भारत के मेन लैंड से 108 किलोमीटर दूर है। तो अंडमान निकोबार भारत के मेन लैंड से 220 किलोमीटर दूर, और लक्षद्वीप जो है भारत के मेन लैंड से 108 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के कितने ऐसे संशासित प्रदेश हैं जो कि वाटर बॉडी में हैं, तो 2 है, एक है अंडमान निकोबार और एक कौन सा है, लक्षद्वीप। भारत के कितने ऐसे संशासित प्रदेश हैं जो कि वाटर बॉडी को टच करते हैं, तो अंडमान निकोबार होगा, लक्षद्वीप होगा, यहाँ पे पुदुचेरी होगा, और यहाँ पर दमन दीव दादर नगर हवेली होगा, क्योंकि दमन कहाँ पे है, वाटर बॉडी में ही है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग पकड़ेंगे। आइए जरा हम लोग देखते हैं पुदुचेरी के बारे में ना। क्लियर है। देखिए ये आपका जो है केरल है, ये आपका तमिलनाडु है, ये हो गया केरल, और यहाँ पर आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। तो देखिए भारत में संशासित प्रदेशों में जो पुदुचेरी है, भारत के संशासित प्रदेशों में जो पुदुचेरी है, इसके 4 जिले हैं, और चारों जिले जो है 3 राज्यों में हैं, और ये चारों जो है एक दूसरे को टच नहीं करते। आइए देखते हैं कैसे कौन कौन है। तो तमिलनाडु में एक तो हो गया आपका पुदुचेरी, दूसरा जिला इसका है तमिलनाडु में ही करेकाल। आंध्र प्रदेश में एक है यनम, और केरल में है माहे। ठीक है ना। तो पुदुचेरी के ये 4 जिले हैं, 4 जिले, और चारों जिले एक दूसरे को टच नहीं करते, और कितने राज्यों में है, 3 में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में।
तमिलनाडु में ही इसके दो जिले हैं, एक पुदुचेरी और एक है करेकाल, ठीक है ना। अब देखिए यनम जो है ये गोदावरी नदी के डेल्टा में है। यनम जो है गोदावरी नदी के डेल्टा में है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग डिस्कशन किए थे तो आपको बताए थे कि भारतीय राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भारत के दोनों तट पर है। दोनों तट का मतलब ये आपका पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट, तो आपको बताया था इसमें कौन सा, तमिलनाडु। ये पूर्वी तट है और ये कौन सा है, पश्चिमी तट, ठीक है ना। अगर संशासित प्रदेशों में देखेंगे तो हमारा आंसर कौन सा होगा, पुदुचेरी, क्योंकि पुदुचेरी पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी है। तो पश्चिमी तट पर हो गया माहे और आपका पूर्वी तट पर हो गया यनम है, पुदुचेरी है, करेकाल है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, तो राज्यों में हो गया तमिलनाडु और संशासित प्रदेशों में हो गया पुदुचेरी। ये दो ऐसे हैं जो कि भारत के दोनों तट पर अवस्थित हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं भारत का मानक समय रेखा ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। भारत का मानक समय रेखा, इसको बोलते हैं क्या, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। और 21 देशांतर के सहारे है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखिए भारत का जो मानक समय रेखा है ये वाला है। भारत का मानक समय रेखा, भारत का जो मानक समय रेखा है ये भारत को समय के आधार पर दो भागों में बांटता है। क्या करता है ये, समय के आधार पर भारत को दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है ना। 1 घंटा इधर है और 1 घंटा इधर है, तो 1 घंटा इधर और 1 घंटा इधर, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये दो समय के आधार पर दो भागों में बांटता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, लैंड के आधार पर नहीं बना रहा, स्थल के आधार पर नहीं, क्योंकि इधर का स्थल कम है और इधर का स्थल क्या है, ज़्यादा। तो क्या है इसमें, लेकिन स्थल के आधार पर नहीं। तो ये समय के आधार पर भारत को दो बराबर भागों में तो बांटता है, लेकिन ये स्थल के आधार पर नहीं, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में स्थल कम है और इसके पश्चिमी भाग में स्थल क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। एक चीज़ और, इस रेखा पे जो टाइम होता है इसी टाइम के आधार पर पूरे भारत का टाइम होता है, ठीक है ना। और ये जो रेखा है, ये इस रेखा पे जो समय है वो लंदन से कितना, 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पर समय लंदन से 5:30 आवर आगे है। तो इस रेखा पर जितना भी समय होगा वो लंदन से क्या होगा, 5.5 घंटा आगे होगा। और यही समय कहाँ होगा, पूरे भारत में, ठीक है ना। तो भारत का जो 82.5 डिग्री है इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, और इसी के आधार पर पूरे भारत के समय को निकाला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो रेखा है उत्तर से दक्षिण की ओर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो देखिए उत्तर से नॉर्थ टू किधर जाएंगे, साउथ। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो सबसे पहला जो राज्य मिलता है वो है यूपी। यूपी के बाद आता है एमपी, एमपी के बाद आता है छत्तीसगढ़, इसके बाद आता है उड़ीसा और इसके बाद आता है कौन सा, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5, ठीक है ना।
तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो लाइन है ये यूपी से है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात देखिए, इस रेखा पर बहुत सारे समय इन राज्यों के बहुत सारे इसमें क्या हैं, शहर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा शहर है वो है यूपी का प्रयागराज। नैनी, प्रयागराज का पहले नाम इलाहाबाद था, अब नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम रखा गया क्या, प्रयागराज नैनी। इसी वजह से कहा जाता है कि लाइन कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है ना, तो कई सारे शहर हैं, लेकिन इन सारे शहरों में सबसे बड़ा जो शहर है यूपी का कौन सा है, प्रयागराज। ठीक है ना, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये लाइन कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज नैनी से। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु, मतलब भारत के लास्ट पॉइंट। भारत के अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट। तो आइए देखते हैं, ये आपका अंडमान निकोबार वाला पार्ट है। तो भारत के सबसे उत्तर में जो बिंदु है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है ना, ये सियाचिन वाला पार्ट में है, और कहाँ पे, लद्दाख में। भारत के मुख्य भूमि का, मेन लैंड का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है ना, भारत का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है इसमें 3 लोकेशन है, एक है गौर माता, एक है आपका राजहर क्रिक, ठीक है ना, और एक है आपका गोंडिया क्रिक। ये कहाँ पे है, गुजरात। तो देखिए कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है और क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। तो हो सकता है कि ऑप्शन में गौर माता हो, या फिर राजहर क्रिक हो, या फिर गोंडिया क्रिक हो। इन तीनों में से जो भी होगा आपका आंसर सही होगा। ठीक है ना, अब देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु देखेंगे तो वलांगू, या इसी के पास है किविथु, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है वालांगू, या होगा किविथु, किसे में, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, कहाँ पे, सियाचिन वाले पार्ट में है, और ये कहाँ, लद्दाख में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु गौर माता, या फिर होगा राजहर क्रिक, या फिर होगा गोंडिया क्रिक, कहाँ पे, गुजरात में। और भारत के मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी, और कहाँ पे है, तमिलनाडु में। जबकि भारत का सबसे अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे लास्ट आइलैंड है, जो द्वीप है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार, और इसी ग्रेट निकोबार पर सबसे लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। तो इसमें देखिए 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु, तो कन्याकुमारी, और पूरे भारत का अंतिम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार पे। एक, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखिएगा, इसके नीचे आपका 0 डिग्री है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 876 किलोमीटर है। तो इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे लास्ट बिंदु है, वहाँ से लेकर विषुवत रेखा तक की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर क्या है, उत्तर में है, नॉर्थ में। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये कन्याकुमारी। पहले कन्याकुमारी के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए
कन्याकुमारी के पास जो है 3 और प्रमुख लोकेशन है। एक है आपका विवेकानंद रॉक, एक है आपका क्रोकोडाइल द्वीप, और एक है आपका कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन, ठीक है ना। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा है। तो मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु तो कन्याकुमारी ही है, लेकिन क्या होता है कि ऑप्शन में कन्याकुमारी नहीं होता है, उसके जगह पर या तो कैप कैमोरिन होगा, या तो विवेकानंद रॉक होगा, या तो फिर क्या होगा, क्रोकोडाइल द्वीप होगा। तो इन तीनों में से जो भी होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और ये तीनों लोकेशन कहाँ पर हैं, कन्याकुमारी के पास ही हैं, ठीक है ना। तो कन्याकुमारी के पास ही ये तीनों लोकेशन हैं। तो अगर कन्याकुमारी ऑप्शन में ना हो तो हमारा इन तीनों में से जो भी होगा वो हमारा होगा आंसर, ठीक है ना। अब देखिए इंदिरा पॉइंट के बारे में। इंदिरा पॉइंट तो आज वर्तमान में नाम है, इसके जो पुराने नाम हैं 3 हैं। पुराने नाम, तो पुराने नाम में सबसे पहला है आपका पिग्मिलियन पॉइंट, एक है पिग्मिलियन पॉइंट, दूसरा है पार्सन पॉइंट, ठीक है ना, और तीसरा है लाही चिंग। तो भारत का सबसे अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, और इसी इंदिरा पॉइंट के 3 पुराने नाम हैं, पुराने नाम। एक है आपका पिग्मिलियन पॉइंट, एक है पार्सन पॉइंट, ये एक है लाही चिंग, ठीक है ना। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बने कि भारत का सबसे अंतिम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट, लेकिन इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में ना दिया हो और वहाँ पे दिया हो पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाही चिंग, तो इसमें भी जो आपका होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों जो है ये इंदिरा पॉइंट के ही पुराने नाम हैं, और जबकि कन्याकुमारी वाले में जो देखे थे हम लोग वो सब कन्याकुमारी के पास क्या है, लोकेशन है, ठीक है ना। और इंदिरा पॉइंट और विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी है, बताए थे आपको 876 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर एक आया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, कैप कैमोरिन आया था। तो कैप किसको बोलते हैं, कैप, इसी को बोलते हैं हम लोग अंतरिप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरिप हिंदी में। तो कैप का मतलब क्या हुआ, कैप का मतलब होता है कि स्थल का वह उठा हुआ भाग जो सागर की ओर निकला होता है। एक तरह से वो स्थल का अंतिम बिंदु होता है। तो स्थल का वो अंतिम उठा हुआ भाग जो सागर की ओर निकला होता है, ठीक है ना। तो क्या है, स्थल का वह उठा हुआ अंतिम भाग जो सागर की ओर निकला होता है, उसको कैप बोलते हैं। कभी कभी जो है कैप को स्थल के उठे भाग को भी कैप कहा जाता है। तो स्थल के उठे हुए भाग को भी कैप कहते हैं, और कैप जो है स्थल का वह उठा हुआ भाग, अंतिम भाग जो सागर की ओर निकला होता है, तो उसको भी कैप कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे भारत में हम लोग देखे थे कैप कैमोरिन, तो ये कहाँ पे है, कन्याकुमारी के पास है। लेकिन विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध कैप है, आप लोग नाम सुनेंगे उसका, केप ऑफ गुड होप, नाम सुने, केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं आशा अंतरिप, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अंतिम, सबसे साउथ में, दक्षिण में जो देश है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। ये कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि इसी के रास्ते 1498 में
वास्को डिगामा पुर्तगाली था, भारत आया था। ठीक है ना। तो केप ऑफ गुड को ही बोलते हैं आशा अंतरिप, और ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे लास्ट पॉइंट है, और इसी के रास्ते 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। कहाँ पर आया था ये? कहाँ पे आया था ये? केरल के कोझिकोड। कोझिकोड में ना, इसी का पुराना नाम है कालीकट। तो केरल का जो कालीकट था उसी का नाम है कोझिकोड, और वहीं पर आया था कौन? वास्को डिगामा, और भारत से बहुत सारा काली मिर्च खरीद कर लेके गया था यूरोप में, और जितने में वो खरीदा था यूरोप में उसको बेचकर 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया था, और इसी वजह से पूरे यूरोप का भारत की तरफ क्या बढ़ गया? फोकस बढ़ गया। ठीक है ना। तो ये हम लोग देखे केप। अच्छा, जब गुजरात वाला देख रहे थे हम लोग, जो लास्ट पॉइंट था गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो उसमें आया था वर्ड कौन सा? क्रिक। क्रिक आया था ना। तो वही देखते हैं क्रिक क्या है। क्रिक, देखिए क्रिक का मतलब होता है समुद्र का संकरा भाग। समुद्र का जो नैरो पार्ट है उसी को बोलते हैं क्या? क्रिक। ठीक है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं स्थल के कटे छटे भाग में जब सागर का पानी प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना। तो सिंपल डेफिनेशन जो है वो समुद्र का संकरा जो भाग है उसको बोलते हैं क्रिक, या स्थल के कटे छटे भाग में जब सागर का पानी क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रिक। जैसे देखेंगे गुजरात का जो तट है ये काफ़ी कटा छटा है। ठीक है ना। और इसी में सागर का पानी क्या हो गया है? प्रवेश कर गया है। अगर इसकी लंबाई पकड़कर अगर सीधी रेखा में अगर चेंज किया जाए तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना। इसी वजह से भारत में बहुत सारे जो क्रिक हैं वो मिलते हैं कहाँ पे? गुजरात में। और उनके तट को अगर सीधा किया जाए तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी वजह से गुजरात का जो तट है उसकी लंबाई क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना। और ये क्रिक जो है सबसे ज़्यादा मिलते हैं कहाँ पर? ये भारत में सर्वाधिक गुजरात में मिलते हैं। इसी वजह से गुजरात की तटीय लंबाई ज़्यादा है, और इसी वजह से गुजरात को भारत में क्रिकों का राज्य कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्रिक आपको बताते हैं। दो तो उसी में लिखे थे हम लोग। ठीक है ना। एक था आपका कौन सा? राजहर क्रिक। एक था आपका गोंडिया क्रिक। ठीक है। एक है आपका कोरी क्रिक। एक है आपका सर क्रिक। ठीक है ना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्रिक हैं जो कि कहाँ पर मिलते हैं आपको? गुजरात में। ये जो सर क्रिक है इसकी जो लंबाई है 96 किलोमीटर है। ठीक है ना। और यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। तो गुजरात के प्रमुख क्रिकों में एक राजहर क्रिक है, गोंडिया क्रिक है, कोरी क्रिक है, सर क्रिक है। इसमें जो सर क्रिक है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। और इस क्रिक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। हालांकि इस पर अधिकार है भारत का ही, लेकिन पाकिस्तान जो अपनी सीमा सर क्रिक तक मानता है, क्योंकि इस एरिया में पेट्रोलियम उत्पादन की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसी वजह से हमेशा पाकिस्तान जो है विवाद उत्पन्न करता रहता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सर क्रिक। ठीक है ना। चलिए ये तो हमारा लास्ट बिंदु हो गया।
अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि भारत में ये आपका जो पार्ट है तमिलनाडु का, यहीं पर आपका है चेन्नई। चेन्नई है, और चेन्नई के पास जो चेन्नई बंदरगाह है, और इसके पास जो सागर है वो काफ़ी खुला हुआ है, ठीक है ना, ओपन है। इसी वजह से चेन्नई के बंदरगाह को खुला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई क्या है? खुला बंदरगाह है। और चेन्नई के पास जो सी लेवल है, उसी सी लेवल के आधार पर पूरे भारत के ऊंचाई को निकाला जाता है, ठीक है ना। अब जैसे हम देखेंगे कि दिल्ली कितने हाइट पर है, तो दिल्ली इतने हाइट पर है। तो वो हाइट कहाँ से मेजरमेंट किया गया? वो मेजरमेंट किया गया कहाँ पर? चेन्नई के सी लेवल से। तो चेन्नई के पास जो सी लेवल है, उसी के आधार पर पूरे भारत में किसी भी स्थान की क्या करते हैं हम लोग? ऊंचाई निकालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सागर काफ़ी ओपन है, इसी वजह से चेन्नई के बंदरगाह को खुला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। एक तो हो गया। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार, ठीक है ना। अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है टॉपिक है, हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपली हम लोग समझ लेते हैं कि अक्षांश किसको बोलते हैं और देशांतर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये जो आपका इक्वेटर है। तो विषुवत रेखा की जो समानांतर रेखाएं जो खींची गई हैं, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षांश, लैटिट्यूड। और दूसरे फिगर में देखते हैं हम लोग, ये आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर, ठीक है ना। देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। तो विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं हैं उसको बोलते हैं अक्षांश, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को बोलते हैं क्या? देशांतर रेखा। इनमें दोनों में मेन जो खासियत है कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, जबकि देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। और कहाँ मिलती हैं? पोल पे, ठीक है ना। तो इसका टॉपिक है, हम लोग इसको नेक्स्ट कभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन हम मेरा जो बताना है इसमें कि जैसे अगर सपोज कीजिए कि इसी में अगर देशांतर हम लोग बनाते हैं, ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना। और ये अगर 0 डिग्री है, जिसमें बताए थे आपको 0 डिग्री, इसको बोलते हैं क्या? प्राइम मेरिडियन, प्रधान देशांतर रेखा ना। प्रधान देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन। और ये हो गया हमारा कौन सा? विषुवत रेखा। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर लाइन, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन प्रधान देशांतर रेखा, और 0 डिग्री ये विषुवत रेखा। ये क्या करते हैं? पृथ्वी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। 4 बराबर भागों में बांटते हैं। और ये वाला पार्ट में कौन सा है? इसमें बताए थे आपको, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, नॉर्थ ईस्ट हेमस्फीयर, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी देशांतर, देखिए 0 डिग्री का ये पूर्वी भाग है, तो इस एरिया में जितने भी देशांतर होंगे सबके सब क्या होंगे? ईस्ट, ठीक है ना। और ये 0 डिग्री का ऊपर का पार्ट है, तो 0 डिग्री ऊपर का पार्ट है, तो जितने भी अक्षांश रेखाएं होंगे सब क्या होंगे? नॉर्थ। और इसके जितने भी हैं सब नीचे है साउथ। तो ऊपर में 0 डिग्री के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी सबके सब होंगे नॉर्थ, और 0 डिग्री के पूरब में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी सबके सब होंगी क्या? ईस्ट। तो यहाँ पे जो भी देश होगा वो नॉर्थ से नॉर्थ होगा और ईस्ट से ईस्ट होगा, ठीक है ना, उसका रेंज विस्तार। और भारत इसी में है, तो भारत का भी यही कंडीशन क्या होगा? लागू होगा, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हम देखें, अगर ऐसे देखते हैं तो आपको बताया था
ये आपका इंदिरा कॉल था, ये कन्याकुमारी था, ये वालांगू था, ये राजहर क्रिक था, और यहाँ पे कौन सा था, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अक्षांश रेखा होगी वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है ना, क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ पे जो अक्षांश रेखा होगी वो होगी आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ऊपर में इंदिरा कॉल के पास जो आपका अक्षांश रेखा होगी वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ। अब देखिए ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे जो देशांतर रेखा होगी वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये जो वालांगू वाला पार्ट है यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ठीक है ना। तो भारत का विस्तार कहाँ से है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट। अगर मेन लैंड की बात करेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक कहाँ, उत्तर में। और आपका इधर पूछेगा तो लॉन्गिट्यूड का, देशांतर का 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है ना। इसके नीचे आपको बताया था ये कौन सा, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, और यहाँ से जो दूरी है कितनी है, 876 किलोमीटर, यही है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंदिरा पॉइंट से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है तो 6 डिग्री 4 मिनट, कन्याकुमारी से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है 6 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा कॉल से 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ देशांतर पूछ ले राजहर क्रिक से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये कहाँ पे, वालांगू में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है ना। तो ईस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू नॉर्थ, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसके साथ आप जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।